जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअल में लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था मैंने वो आपको यही बताया था कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाता है और इसका मकसद क्या होता है, मैंने आपसे पहले बताया कि शेयर एक वन पीस ऑफ पेपर होता है। वन पीस ऑफ पेपर का मतलब है कि वन एक हिस्सा, ऑनरशिप का एक हिस्सा शेयर का मतलब, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप हो जाती है ना, तो कंपनी में हम उसी को शेयर होल्डर्स कहते हैं कि आपने उस कंपनी के जितने शेयर्स खरीदे हुए हैं, जितने परसेंट वो शेयर बनते हैं, आप उतने परसेंट उस कंपनी के ऑनर हैं। तो ऑनर्स को जो इन्फॉर्म मिल रहा होता है, ऑनर को इन फॉर्म ऑफ रिटर्न जो मिल रहा होता है उसे हम डिविडेंड कह रहे होते हैं। कि इन्वेस्टर्स, हम जनरल पब्लिक कंपनीज के शेयर खरीदते क्यों हैं? हम इसलिए शेयर्स खरीदते हैं ताकि हम क्या कर सकें, डिविडेंड ले सकें या प्राइस गेन ले सकें, ठीक है जी। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द शेयर, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो उसको जो मेजर किया जाता है वो इस फार्मूले के तहत किया जाता है, वैल्यू इज इक्वल टू समीशन। ये समीशन का साइन आएगा क्योंकि मैं लगा नहीं पा रहा था इस वजह से, ठीक है। डिवाइडेड बाय वन प्लस वैक और रेज की पावर टी। बेसिकली ये फार्मूला होता है, ठीक है जी, आपका वैल्यू मेजर करने का। वैल्यू का मतलब, वैल्यू जब हम डिटरमिन कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस कंपनी की मार्केट में कितनी वैल्यू है। इस सारे काम को करने से पहले मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहला हिस्सा है कि हाउ टू जनरेट द फंड, यानी कि हाउ टू जनरेट द कैपिटल, और दूसरा हम करेंगे कि हाउ टू मैनेज एंड एलोकेट द फंड। यानी कि दो हिस्से होंगे कि पहला पैसा आएगा कहाँ से और दूसरा उस पैसे को कैसे एलोकेट और कैसे मैनेज किया जाएगा। तो मिड तक हम ये पढ़ेंगे कि पैसा आएगा आएगा कहाँ से और कैसे आएगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हम जाकर जो पढ़ेंगे, वो सेकंड पार्ट में हम जाकर ये पढ़ेंगे कि हमें, सेकंड पार्ट में जाकर जो हम पढ़ेंगे कि वो ये है कि हाउ टू मैनेज एंड एलोकेट द फंड, यानी कि वो पैसा हमारे पास जो आ गया। लेकिन इन दोनों से पहले हमारा कुछ एक फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं। फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या होते हैं कि हमें फाइनेंस में और अकाउंटिंग में जो डिफरेंस करना है, अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंस, वो फर्क क्या है। अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंस में बेसिक फर्क डिसीजन मेकिंग का है। क्योंकि अकाउंटिंग सिंपली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हेल्प करती है, जबकि डिसीजन मेकिंग उसके ऊपर कौन कर रहा होता है, फाइनेंस वाले कर रहे होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग करते हुए सबसे पहले आपको अकाउंटिंग से यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना आना चाहिए। जब आपके पास आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना आना चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना आना चाहिए। और इस एनालाइज के करते हुए जो इसका पहला स्टेप होता है वो होता है कि आप क्या करो, रेशियो एनालिसिस करो। यानी कि विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप ये करने से पहले कि हमारे पास पहला क्वेश्चन कि हाउ टू जनरेट द फंड और अ कैपिटल, कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा और कैसे आएगा, इस चीज को एड्रेस करने से भी पहले हमें ये देखना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कैसे करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करने के लिए सबसे पहले उसको एनालाइज करना आना चाहिए ताकि आप डिसीजन मेकिंग करने के काबिल हो जाएं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है रेशियो एनालिसिस। तो आज मैं स्टार्ट करने लगा हूँ रेशियो एनालिसिस। इन दोनों क्वेश्चंस को एड्रेस करने से पहले फंडामेंटल, तो मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली फोर कंपोनेंट्स ऑफ एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टॉक होल्डर इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इन्हीं के जो ऑल्टरनेटिव नाम है वो मैंने आपको अकाउंटिंग में पढ़ाए हुए हैं कि इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम। और बैलेंस शीट को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टॉक होल्डर इक्विटी को कहते हैं चेंज इन स्टॉक होल्डर इक्विटी, और कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है जी। तो आज रेशियो एनालिसिस, तो आपको पता ही है कि रेशियो किसे कहा जाता है। रेशियो का मतलब ही ये होता है कि जब दो चीजों का हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जब दो चीजों का हम तनासुब ले रहे होते हैं,
तो हम ये कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो बेटा रेशियो एनालिसिस पढ़ते हुए जो पहली रेशियो की कैटेगरी है, मैं ऐसे आपको 5 कैटेगरीज में पढ़ाऊंगा। पहली कैटेगरी है लिक्विडिटी। ठीक है जी, 5 कैटेगरीज में पहली टाइप है लिक्विडिटी। इसका मतलब ये होता है कि आप ऑल शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब वैसे तो अगर आपको बताया जाए, जब आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हम आपको लिक्विडिटी का मतलब ये बताते हैं कि द एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू अ कैश, कि कोई चीज कितनी इजीली और क्विकली कन्वर्ट हो जाती है कैश के अंदर। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी की बात जो हम कर रहे हैं, इसमें लिक्विडिटी का बेसिक जो पर्पस है वो यही है कि हम ये डिटरमिन कर सकें कि हमारे पास जो एबिलिटी है शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को, वो उसे हम किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं। यानी कि एक फर्म की एबिलिटी टू सेटिस्फाई शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज दे कम ड्यू, उसके पास जितने भी उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, तो वो उसको किस तरह से फुलफिल कर रहा है। तो इसके अंदर जो पहली रेशियो हम बच्चों को कैलकुलेट करवाते हैं वो होती है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले भी जब मैंने ये करंट रेशियो कैलकुलेट की, तो करंट रेशियो का आप सपोज कर लें कि आंसर आ रहा है किसी एक कंपनी के लिए भी, एबीसी कंपनी को हम चूज कर लेते हैं, कोई भी एक कंपनी आ गई, उसका अगर सपोज कर रहे हैं कि आंसर आ गया, मैंने जब करंट एसेट को डिवाइड किया करंट लायबिलिटी से, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आ गया, सपोज कर लेते हैं कि वो मेरे पास जो आंसर आया वो 2.10 आ गया। ठीक है, सपोज करें मेरा आंसर आ गया 2.04। अब कैसे पता चलेगा इट इज गुड और बैड? तो पहले तो भाई मैंने आपसे पहले बता दिया कि ये दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा होता है, ये हमें बताता है। इस 2.04 को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, देखें, क्योंकि यही मैंने कहा ना कि इसका पहला स्टेप हमारा एनालाइज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें। अकाउंटिंग और फाइनेंस में यही फर्क है। अगर ये पहला स्टेप है, अगर ये पहला स्टेप है मेरा, तो इसे मैं कैसे देखूंगा कि ये 2.04, इसका मतलब ये है कि मेरे जो करंट एसेट हैं वो 2 टाइम्स ग्रेटर एबिलिटी रखते हैं कि वो अपनी करंट लायबिलिटी को फुलफिल कर सके। पॉइंट समझ आ गया? यानी कि 2.01। अगर ये आंसर आ जाता 1, इसका मतलब ये है कि हमारे जो करंट एसेट हैं और हमारी जो करंट लायबिलिटी है वो इक्वल हैं। अब क्या कह रहे हैं वो, करंट एसेट, हमारे करंट एसेट की एबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू लाइबिलिटी, यानी कि हमारे पास एसेट ज्यादा है और हमारी करंट लाइबिलिटी कम है। ठीक है जी। तो अगर इसका आंसर जो है वो 1 से ग्रेटर आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये अच्छा है। अगर 1 से लो आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि हमारी करंट एसेट्स कम हैं और हमारी करंट लायबिलिटी जो है वो ज्यादा है। मतलब कंपनी के पास एबिलिटी नहीं है कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सके। ये लिखा हुआ है ना, लिक्विडिटी का मतलब है कि ऑल शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को जो उसके ऊपर ड्यू हैं उसको पे कर सके। अ फर्म एबिलिटी टू पे द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। फिर उसके बाद, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने आपको ये कहा कि अगर 1 से ग्रेटर है तो वो अच्छा है, अगर 1 से बिलो है तो वो अच्छा नहीं है, अगर 1 है तो वो इक्वल है। ठीक है, लेकिन आपको मुझसे ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए था कि सर व्हाट इज द बेंचमार्क, हमारा बेंचमार्क है क्या? अब पॉइंट समझ आया? इसका मतलब ये है कि बेंचमार्क हमारे पास, हमें सबसे पहले बेंचमार्क को डिसाइड करना है कि हमारा बेंचमार्क क्या होना चाहिए। मैंने ये जिससे कह रहा हूँ अब 2, अब आप मुझसे ये पूछो ना कि सर आपने 1 तो बता दिया,
अब ये 2 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अगर ये ग्रेटर एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है तो कितनी? ठीक है बेटा, दो तरह के बेंचमार्क होते हैं, एक होता है क्रॉस सेक्शनल बेंचमार्क और दूसरा होता है टाइम सीरीज। ठीक है, और एक तीसरा होता है, सॉरी, एक थर्ड वन होता है कंबाइंड। देखो, क्रॉस सेक्शनल का मतलब ये है कि मैं अपना ये वाला जो आंसर आया है मेरा करंट रेशियो का, इस आंसर को मैं कंपेयर करूंगा अपने कंपेटिटर के साथ, मतलब इंडस्ट्रियल एवरेज के साथ। अब देखो, अब अगर इंडस्ट्रियल एवरेज मुझे ये बताए कि भाई साहब बाकी सारे इंडस्ट्रियल एवरेज है 3 पर, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्या मैं एज पर द इंडस्ट्रियल मार्जिन, एज पर द क्रॉस सेक्शनल बेंचमार्क के मुताबिक मेरी ये परफॉर्मेंस बेहतर है? नहीं, माय परफॉर्मेंस इज नॉट बेटर। मैं यहाँ पर कहूंगा मेरी परफॉर्मेंस इंडस्ट्रियल एवरेज के मुताबिक पुअर है। अब पॉइंट समझ आ रहा है? मैंने अब आपको पहले बताया इंडिविजुअल लेवल पे। अब फिर दूसरा होता है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी ही परफॉर्मेंस को अपने प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रही हो। ठीक है जी, तब क्या होगा? अब सपोज कर रहे हैं कि ये वाला जो 2.4 आंसर है ये मैंने निकाला है आपके पास 2010 के लिए। अब टू ये निकाला मैंने 2011 के लिए, 1.97 निकाला मैंने 2012 के लिए। अब ये 3 सालों का है। अब इन 3 सालों की बेस पे मैं क्या कहूंगा कि 2010 में मेरा ये करंट रेशियो था, ये 2011 में था, ये 2012 में था। गुड और बैड? नॉट गुड नॉट बैड, ओके, ठीक है, एवरेज, ठीक है। इसी तरह आप कंबाइंड के ऊपर, यानी कि कंबाइंड को मतलब को मैं हम ऐसे कह लेते हैं ओवरऑल। ओवरऑल आप इस परफॉर्मेंस को क्या लेते हैं? ओवरऑल आप इस परफॉर्मेंस को पुअर कंसीडर करेंगे। मतलब क्यों पुअर कंसीडर करेंगे? आपकी टाइम सीरीज तो ओके पे है, यहाँ तो टाइम सीरीज होती है ऐसे, यहाँ पर था, अगले में मेरे हो जाता 3, यहाँ पर मेरे हो जाता 2.97। तो मैं ये कहता कि भाई साहब ये यहाँ पर टाइम सीरीज पे बहुत मैं अच्छा जा रहा हूँ, हर साल मैं बेहतर से बेहतर होता जा रहा हूँ, लेकिन कंबाइंड और ओवरऑल फिर मैं लिख देता ओके। अब हुआ क्या कि यहाँ पर ये है 2.08, बिल्कुल माइनर सा चेंज, फिर स्लाइटली डिक्रीज आ गया। तो टाइम सीरीज बुरा नहीं है, ओके है, ठीक है, और ओवरऑल भी ये ओके आ जाएगा। तो हम किसी भी जब रेशियो एनालिसिस कर रहे होते हैं तो मैंने आपको 3 तरह के बेंचमार्क बता दिए। नंबर 1 बताया इंडिविजुअल बेंचमार्क, कि भाई साहब ये अगर 1 या 1 से ग्रेटर है तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने आपसे ये कहा कि दूसरा है क्रॉस सेक्शनल, कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को मार्केट की इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन में लेकर आ रहा हूँ। तब मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अपने कंपेटिटर से किस तरह से परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, उस पे आपने कह दिया कि अगर इंडस्ट्रियल एवरेज है तो ये पुअर है, और टाइम सीरीज। तो 3 तरह के बेंचमार्क के ऊपर डिसाइड किया जाता है, और इसी के ऊपर आप डिसीजन ले रहे होते हैं कि हमें फर्दर किस तरह से देखना है। अब ये देख लो, एक छोटी से रेशियो ने, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी ने ही आपको अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी आपके लिए कि आपको फर्दर किस तरह से चीजों को मैनेज करना है। तो जी, पहली रेशियो, अब रेशियो के अंदर बेंचमार्क, बेंचमार्क के अंदर पहली कैटेगरी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के अंदर करंट रेशियो, करंट रेशियो को किस तरह से इंटरप्रेट करना है ये। फिर इसी के अंदर बेटा दूसरा होता है, रिसर्चर्स ने कहा कि करंट एसेट जो है, जैसा कि मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी कि आपको एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना है बड़े गौर से। जब आपने उसकी बैलेंस शीट में जाकर, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाकर उसके करंट एसेट वाला सेक्शन देखा होगा, तो करंट एसेट वाले सेक्शन में उसने इन्वेंट्री का वर्ड भी लिखा होगा। देखिए, बेसिकली होता क्या है, कैश होता है करंट एसेट के अंदर, ठीक है, फिर उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, फिर इन्वेंट्री होती है। ठीक है, तो रिसर्चर्स ने ये कहा कि भाई साहब मुझे ये बताओ कि इन्वेंट्री जो है वो तो हमारे उसके पास अवेलेबल नहीं रहेगी। क्यों? इन्वेंट्री विद द पैसेज ऑफ द टाइम और वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी सेल के अंदर, और सेल कन्वर्ट हो रहा है यहाँ। तो अगर आप सेल उधार पर दे रहे हैं तो सेल उधार पर दे रहे हैं तो आप अकाउंट रिसीवेबल बना रहे हैं, अगर आप कैश पर दे रहे हैं तो वो कैश में कन्वर्ट हो रही है।
ठीक है, उन्होंने कहा भाई अल्टीमेटली कि वो एक चीज जो है जो पहले से ही मौजूद है, दो अकाउंट कैश और अकाउंट रिसीवेबल, उसके बाद आप इन्वेंट्री को भी कंसिडर कर रहे हो। उसने कहा ये करंट रेशियो के अंदर जो है वो बहुत बड़ा फ्लॉ है। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, हम क्विक रेशियो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। क्विक रेशियो के अंदर उसने क्या कहा, उसने कहा करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। उसने कहा मोस्ट लिक्विड जो एसेट है हम उसको कंसिडर करेंगे। तो सीएल का मतलब करंट लायबिलिटी। क्लियर हुई बात की। तो अगर मैं इसी सवाल को यहाँ पर इसी के लिए कर लूं कि अगर क्विक रेशियो जो है, इसे मैं क्यू आर लिख देता हूँ, क्विक रेशियो अगर यही 2010 के लिए अगर मैं क्विक रेशियो को कंसिडर करूं कि वो आ गए 1.32, फिर इसी तरह मैं कंसिडर करूं कि 2011 के लिए जो है वो 1.46। बेटा ये मैं जो लिख रहा हूँ ना, 2.04, 2.08, 1.90, 1.97, ये मैं उसी चैप्टर में से ले रहा हूँ, जो चैप्टर मैंने आपको अभी इसके साथ अटैच करके भेज दूंगा। तो उसके पेज नंबर 31 के अंदर ये एक टेबल बना हुआ है। तो ताकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अगर आपने खुद बुक से भी पढ़ना हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वही डेवलप हो। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आ गया क्विक रेशियो के लिहाज से आपका 2012 में जो परफॉर्मेंस है वो कितनी है, वो 1.51 है। अब आपको डिसीजन करना है कि ये क्विक रेशियो अच्छा है या बुरा है, या बस ओके है, एवरेज है। तो पहला बेंचमार्क क्या होगा, इसका भी इंडिविजुअल बेंचमार्क ये है कि ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन का मतलब ये है कि जितने मेरे पास पैसे हैं उतने ही कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, पहला है क्रॉस सेक्शनल के मुताबिक। तो अगर आप इसे क्रॉस सेक्शनल के मुताबिक देखें तो क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है कि इंडस्ट्री, तो मैं आपको इंडस्ट्री का बेंचमार्क भी देना पड़ेगा मुझे यहाँ पर आपको। जैसे ये क्या होगा, अच्छा इसके साथ क्रॉस सेक्शन में मुझे आपको इंडस्ट्री का एवरेज बताना, क्या कर रहा है ये। तो जैसे यहाँ पर मैंने 3 ले लिया था, अब मैं कंसीडर करके इसे ले लेता हूँ। आप सपोज करें कि इंडस्ट्रियल एवरेज है 1.43। अब बताएं कि इंडस्ट्री खड़ी है 1.43 पे, आपके पहले साल की है 1.32, फिर आपने की है 1.46, फिर है आपका 1.51। तो आप इसे क्या कहेंगे कि क्रॉस सेक्शन के मुताबिक इट इज ओके। जब आप अपने टाइम सीरीज देखें तो टाइम सीरीज में देखें 1.32, 1.46, 1.51, यानी कि ये कंसेक्टिवली आपकी बढ़ रही है। यहाँ पर देखो 2012 में आके आपकी करंट रेशियो जो थी वो डिक्रीज हो गई थी, जबकि एक्चुअल में जब इन्वेंट्री को माइनस भी कर दिया तो वहां पर पता चला कि नहीं भाई साहब, हमारी जो क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि टाइम सीरीज के मुताबिक इट इज गुड। तो ये अगर टाइम सीरीज के मुताबिक इट इज गुड है तो ये ओवरऑल भी गुड रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो रेशियो जो रिप्रेजेंट करती हैं, ये किसको करती है, किस कैटेगरी को, लिक्विडिटी को। ठीक हो गया जी। ये सेव कर दी मैंने पिक्चर, अब मैं न्यू पिक्चर। ठीक है, मैं रेज कर रहा हूँ बेटा, मुझे स्पेस चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं हम अगली कैटेगरीज के अंदर। तो अगली कैटेगरीज कौन सी होती है, जैसे ये लिक्विडिटी है तो सेकंड कैटेगरी इज एक्टिविटी। क्या नाम है, एक्टिविटी। भाई एक्टिविटी का मतलब ये क्या होता है, सिंपली कि भाई साहब कंपनी की कितनी एबिलिटी है कि वो अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए उसे कैश में कन्वर्ट कर लेती है। मतलब ये सिंपल कह लें कि इट्स मेजर द स्पीड विद विच वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू सेल और कैश। यानी कि हमारी एक्टिविटी ना, मैं आपसे कहूँ कि भाई कौन एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, कौन करता है, जैसे आप बेसिक सिंपल ये वर्ड यूज कर भी लेते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप कितनी जल्दी, कितनी क्विकली अपने
यानी कि एक्टिविटी को परफॉर्म करके उसे सेल या उसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैश के अंदर। ठीक है, सेल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अकाउंट रिसीवेबल भी क्रिएट हो सकता है ना। और आसान करता हूँ, एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप अपने रॉ मटेरियल को कितनी जल्दी बेच देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। देखो बिजनेस जो है ना वो बेसिकली रिलाई कर रहा होता है इन दो के ऊपर ही। मैंने जो पहली एक्टिविटी लिक्विडिटी पढ़ाई है और ये दूसरा ये। तो इसमें देखें आप अगर आप देखें लिक्विडिटी के स्पेलिंग में लिखे आपने बताए, फिर वो क्लिक करना पड़ेगा। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपने रॉ मटेरियल्स को कितनी जल्दी सेल के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। भाई साहब सेल होगी तो रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो पैसा आएगा, पैसा होगा तो कारोबार चलेगा, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये इसका मतलब पता चल गया। मैं क्या लिखूं इसको, कन्वर्ट द इन्वेंट्री इनटू सेल और कैश। ठीक है जी। सर यहाँ वहाँ बुक पे इन्वेंट्री नहीं लिखा होगा, वहाँ पे एक्टिविटी लिखा होगा क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को एक्टिविटी में कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव पढ़ाना है तो इसीलिए इसी पे रहूंगा। तो इसके अंदर वही पहली रेशो होगी इन्वेंट्री टर्न ओवर, वही बात मैंने जो ऊपर बात लिखी है। तो पहला एक, इन्वेंट्री कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रही है आपकी, ठीक है, कितनी जल्दी बिक रही है। तो चीज जो इन्वेंट्री खरीदी जाती है और इन्वेंट्री को खरीदते वक्त जो मैं पैसा दे रहा होता हूँ, मैंने रॉ मटेरियल खरीदते हुए जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसे हम सीजीएस बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो चीज बेच दी उसे कितने में खरीदा गया, इट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। खैर अब इतनी इस पे डिटेल पे नहीं जा सकता, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका एक कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है, सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि वो चीज जो हमने कितने की खरीदी है। ठीक है, सपोज कर रहे हैं कि मैंने एक बॉल पेन खरीदी, वो बॉल पेन मैंने खरीदी 5 रुपए की, मैं बेच रहा हूँ 7 रुपए। तो जो 5 रुपए की मैंने खरीदी है वो उसकी मेरे लिए सीजीएस है और 7 रुपए उसकी सेल प्राइस। तो सीजीएस डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। सीजीएस आपको मिलती है इनकम स्टेटमेंट के सेल में से, जो पहली कॉस्ट माइनस होती है वो सीजीएस होती है। सीजीएस इज द मोस्ट, यानी कि मेजर एक्सपेंस किसी भी मर्चेंडाइजिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सबसे मेजर एक्सपेंस होता है वो उसका सीजीएस ही होता है, रॉ मटेरियल खरीदते हुए। तो सीजीएस को अगर आप ऐसा कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखते हैं। फिर इसको मैं 3 सालों पे ले लेता हूँ, 2010, 2011, 2012। तो 2010 में मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ कि इसका आंसर मेरे पास आ गया 5.1। अच्छा इस पे परेशान नहीं होना कि मैं आपको सिर्फ फार्मूला लिख के और उसका आंसर निकाल के आपको वो करवाई जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर करवाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आप तो एक रेशियो की कैटेगरी समझ लें, रेशियो को एनालाइज कैसे करना है, उसके बेंचमार्क क्या है उसको समझ लें और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा करूंगा, आप उससे पहले ही सॉल्व कर दिया करेंगे। 5.7, फिर उसके बाद बेटा जी 7.2, और इंडस्ट्रियल एवरेज कितनी है, इंडस्ट्रियल एवरेज हम ले लेते हैं 6.6। अब बताइएगा कि पहला क्रॉस सेक्शन, देखो नाम याद रखना, क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है दूसरे को देखना, ऑल्टरनेटिव किसी दूसरी जगह पर जाना। टाइम का मतलब ये होता है कि एक ही वेरिएबल को मुख्तलिफ टाइमों पर देखना। ठीक है, तो अब बताएं कि इंडस्ट्रियल एवरेज के मुताबिक, यानी कि ये 6.6 है, और इस पे आप बताएं कि क्रॉस सेक्शनल के बारे में आप इसे कहें क्या कहेंगे। इंडस्ट्री है 6.6 पे, ये एवरेज होती है। अच्छा देखे ना कि हर चीज के अंदर को
हमने ना वो नहीं समझ लेना होता कि बस सर ने बता दिया तो ये ओके है और यही रहेगा, नहीं। आपने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव टाइप के क्वेश्चन भी तो सोचने हैं। जब मैंने इंडस्ट्रियल एवरेज कहा तो आपके माइंड में फॉरन एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि अगर मैं अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस के साथ मेजर कर रहा हूँ, तो क्या मेरी इंडस्ट्री की जो फर्म एज है, मेरे जो बिजनेस को बने हुए जितने साल हुए, क्या इंडस्ट्री में बाकी जो कंपनीज रन हो रही है उनको भी इतने साल हुए? नहीं। यानी कि देखो, आपकी फर्म की एज आपके कंपेटिटर के साथ मैच नहीं होती। क्या जितने मैंने इन्वेस्टमेंट की है उतनी उसी लेवल पे वो बिजनेस काम कर रहा है जिस लेवल पे मैं कर रहा हूँ? वो फर्म ए लेवल की हो और आप अभी न्यू स्टार्टअप पे हो, तो फिर क्या करेंगे? आपकी फर्म एज भी नहीं और फर्म साइज भी नहीं, ये दोनों मैच ही नहीं हो रहे। ठीक है, फिर आपके जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, उनकी प्रोडक्ट लाइन बहुत बड़ी है और आपकी प्रोडक्ट लाइन बहुत छोटी है। पॉइंट समझ आ रहा है ना? तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जिसके अंदर मैं उनको कांस्टेंट लेकर चल रहा हूँ कि भाई साहब, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं जिस इंडस्ट्रियल एवरेज के साथ उसे कंपेयर कर रहा हूँ, वो फर्म की एज, वो फर्म का साइज, वो फर्म की कैपेसिटी, वो फर्म की प्रोडक्ट लाइन, वो सब मेरे साथ ऑलमोस्ट मैच कर रही है। जबकि एक्चुअल में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। जब आपको प्रैक्टिकली जब किसी चीज पे डिसीजन मेकिंग करनी होगी, आपको क्रॉस सेक्शनल करना पड़ेगा, तो आप इंडस्ट्रियल एवरेज के अंदर आपको उन्हीं फर्म्स को कंसिडर करना होगा जो आपके हर लिहाज से आपके कंट्रोल वो नियर टू है। अदरवाइज तो आपका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एवरेज में यहाँ पर आपका है 5.1, 5.7, 7.2। तो भाई पहली बात तो टाइम सीरीज ना, तो टाइम सीरीज में तो ये गुड ही होगी भाई साहब। क्यों होगी? बढ़ रही है ना हर टाइम। मेरी एबिलिटी टू कन्वर्ट द इन्वेंट्री, यानी कि जो चीज मैं खरीद के आ रहा था उसको इन्वेंट्री को कन्वर्ट करने की मेरी जो कैपेसिटी 2010 में है वो 5.1 टाइम है। फिर मेरी 5.7 टाइम, फिर 2012 में 7.2 टाइम एबिलिटी टू कन्वर्ट द इन्वेंट्री इनटू सेल, यानी कि मेरी इतनी एबिलिटी है। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास जो मैं अभी इन्वेंट्री खरीद रहा हूँ उससे मैं 5 गुना ज्यादा भी इन्वेंट्री खरीद लाऊं, तो मेरी फर्म की तब भी एबिलिटी है कि वो उसको कन्वर्ट करके सेल कर दे। ठीक हो गया। तो ये टाइम सीरीज में, ये क्रॉस सेक्शनल में बेटा, क्रॉस सेक्शनल में भी हम, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल है, हमारी एवरेज अगर हम अपने 10, 11, 12 की एवरेज लें तो, और मैं अगर ये बेंचमार्क रख लूं 2012 को, ठीक है, एक मेरा बेंचमार्क है किसके लिए? फॉर द इंडस्ट्रियल एवरेज। तो ये 6.6 है, ये मेरा 7.2 है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा कि ये भी गुड है, तो ओवरऑल भी ये गुड ही होगा। ठीक हो गया बेटा जी? तो ये पहली रेशो एक्टिविटी कैटेगरीज के अंदर। फिर दूसरी जो रेशो होती है वो होती है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला होता है, अच्छा, कलेक्शन कहाँ से होती है? मेरा अगर कोई बिजनेस है, मैंने कलेक्शन करनी है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास कलेक्शन करनी है, मैंने पैसे कलेक्ट करने हैं, तो मेरे पास पैसे आएंगे। मेरे पास पैसे कब आएंगे? जब मैंने उधार दिया होगा, तभी तो मेरे बिजनेस में लोग पैसे देने आएंगे। तो जो मैंने उधार दिया होता है, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में मैंने कोई चीज उधार बेची होती है, मैं क्यों पूरा लिखूं, उसे हम अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। अकाउंट रिसीवेबल कब अकाउंट बनता है? अकाउंट रिसीवेबल तब बनता है जब हम चीजें उधार पर बेचते हैं, मतलब सेल करते हैं। तो एवरेज सेल पर डे के साथ इसे हम डिवाइड करते हैं। इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ डेज में आएगा। कितने में? नंबर ऑफ डेज में। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ डेज में अगर हम करें तो वही वाली बात कि 2010, 2011, फिर बेटा जी 2012। तो 2010 के अंदर मैं कहता हूं कि 43 डेज हैं। फिर मैं इसे कर देता हूं कि ये आगे बढ़ गए, 51 डेज हो गए। फिर ये 59 हो गया। फिर आप मुझसे पूछोगे कि इंडस्ट्रियल एवरेज क्या है? एवरेज, अब मैं एवरेज ही लिख रहा हूँ इंडस्ट्रियल एवरेज को, ये है 44 डेज। अब बेटा मुझे बताओ कि टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शनल और इसके ऊपर ये क्या है? मेरे पास कस्टमर आया, उसने मुझसे उधार लिया, ठीक है,
अब मैंने व्हाट्सोएवर मैंने उससे क्या डिसाइड किया कि वो मुझे एक दिन में पैसे देगा या 2 दिन में देगा या महीने में देगा, वो एक अलग स्टोरी है, उसे हम कहते हैं क्रेडिट, क्रेडिट लिमिट। ठीक है। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि 2010 में हमें पैसे जो एवरेजली वापस मिल जाते थे, यानी कि जो मैंने सेल उधार पे की होती थी 43 डेज में, 11 में बढ़ के 51 डेज, 12 में बढ़ के 59 डेज। इसका मतलब ये है, और मेरे जो कंपेटिटर हैं इंडस्ट्रियल एवरेज है उनको पैसे मिल रहे हैं 44 डेज के अंदर। तो इसका मतलब है कि मेरे कंपेटिटर के पास जो है अवेलेबिलिटी ऑफ द कैश जो है वो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी ना। तो जब वो अवेलेबिलिटी ऑफ द कैश जब उनके पास बढ़ रही है, पास अवेलेबिलिटी ऑफ द कैश बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि वो हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जब उनके पास पैसा ज्यादा आएगा तो उनकी लिक्विडिटी बेहतर होगी, वो बैंकरप्ट होने से बचेंगे। जब उनके पास पैसा ज्यादा होगा वो रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदेंगे, जब रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदेंगे तो क्या होगा? सेल ज्यादा करेंगे, सेल ज्यादा करेंगे तो अपने इन्वेस्टर्स को ज्यादा देंगे, अपने इन्वेस्टर को ज्यादा देंगे तो उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो इस वजह से इसका मतलब ये है कि ये ऑल द टाइम तीनों लिहाज से पुअर, टाइम सीरीज पे भी, क्रॉस सेक्शनल पे भी, और ओवरऑल भी। ठीक है जी। फिर बेटा इसी के साथ साथ एक रह गई है, नहीं सॉरी दो रह गई है इसकी, ये मैं एक दफा ये देख लूंगी रिकॉर्डिंग हो भी रही थी कि नहीं। मैं आपको करता हूँ, दोबारा कनेक्ट करता हूँ जी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ, इस लिक्विडिटी वाले को। बेटा ये एक्टिविटी रेशो की थर्ड जो रेशो है, हम उसे कहते हैं, जैसे एवरेज कलेक्शन पीरियड है ना, तो हम उसे कहते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड, कि कितने दिनों में आप पैसे वापस कर रहे हैं जिनसे आपने इन्वेंट्री उधार पर उठाई थी, जिन पर आपने रॉ मटेरियल उधार पर लिया था। ठीक है। तो जैसे पैसे लेना अकाउंट रिसीवेबल होता है, पैसे देना अकाउंट पेएबल, अदायगी करना होता है। और ये कब होता है? जब हम कोई चीज उधार पर खरीदते हैं, तो वहां पर ये था सेल था, यहाँ पर परचेज पर डे। ठीक है। तो सेम उसी के साथ हम इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, 2010, 2011, 2012। तो इस पे भी हम ऐसे ही देखेंगे कि 2010 में अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 75 डेज हैं। ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि ये 82 डेज हैं। फिर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 95 डेज, और इंडस्ट्रियल एवरेज जो मेरे पास है वो 67 डेज है। आप बताएं। अच्छा, इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। पहली बात तो सिंपली कि आपका सप्लायर्स के पर्सपेक्टिव में अगर हम सोचें कि आप सप्लायर को पहले 2010 में जो पैसे वापस कर रहे थे, वो आप पैसे वापस कर रहे थे उन्हें 75 डेज में, फिर उसके बाद आपने उसे कर दिया 82 डेज में, फिर उसके बाद आपने कर दिया 95 डेज में। इसका मतलब ये है कि आप अपने सप्लायर्स को पेमेंट टाइमली नहीं कर रहे। जब आप अपने सप्लायर्स को पेमेंट टाइमली नहीं करोगे तो उससे होगा क्या? तो वो तो आपको फिर नेक्स्ट टाइम रॉ मटेरियल नहीं देगा ना। देखो, रॉ मटेरियल ना मिलना, एक्टिविटी परफॉर्म ना होना ही आपके बिजनेस को फ्लॉप कर देगा, आपका ऑपरेशन ही खत्म हो जाएगा। आप जो चीज ही प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे तो आपका कारोबार कैसे चलेगा? ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल एवरेज के मुताबिक और टाइम सीरीज के मुताबिक या ओवरऑल, ये तीनों फिर सिचुएशन पे क्या है?
पुअर। अच्छा, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आप इसको बढ़ाकर भी देख सकते हैं, कम भी ज्यादा करके देख लेते हैं। ये 67 डेज में आप कहें कि हम इसे 25 डेज में दे रहे हैं, हम 22 दिन में दे रहे हैं, हम 25 दिन में दे रहे हैं, तो ये टाइम सीरीज में भी बेहतर गुड हो गया और ये वैसे भी गुड हो गया। ठीक है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा, 95 डेज था, ये कितना था 82, ये कितना था 70। ठीक हो गया बेटा। फिर इसके बाद एक रेशो होती है टोटल एसेट टर्नओवर, फोर्थ एक्टिविटी ही के अंदर टोटल एसेट टर्नओवर की मेरी एसेट की कितनी एबिलिटी है कि वो उससे कैश में, सॉरी एसेट सेल में कन्वर्ट कर देते हैं ना। अब इन तीनों में, चारों में आपने अगर गौर किया हो तो आपको एक चीज कॉमन मिल रही होगी। सबसे पहले हमने की इन्वेंट्री टर्नओवर, उसमें आ गया इन्वेंट्री। फिर दूसरा हमने किया तो उस पे आ गया सेल। हमने तीसरा किया तो आ गया परचेज। फिर हमने किया तो फिर आ गया सेल। इन्वेंट्री, परचेज और सेल, ये तीनों बैलेंस शीट के आपके पार्ट हैं। देखो ना, सीजीएस, सॉरी इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री आपका बैलेंस, सीजीएस, सेल और उसके बाद आपका सेल। ये देखो, ये देखिए यहाँ पर ये सीजीएस, यहाँ पर ये सेल। ठीक है। फिर यहाँ पर आए तो परचेजेस, परचेजेस का मतलब परचेजेस किसके अगेंस्ट होती है बेटा, परचेज होती है इन्वेंट्री के अगेंस्ट। ठीक है। तो जब आपने ये जो सीजीएस की कॉस्ट है ये उधार की होगी तो तब ये अकाउंट पेबल बने होंगे। अकाउंट पेबल आपकी बैलेंस शीट का पार्ट होता है और आपकी जो परचेजेस होती हैं वो भी आपके इसके पार्ट होता है, जिसको मैंने सीजीएस का नाम दे दिया। तो इसका भी हम एग्जांपल के तौर पे 2010 से हम इसे कंपैरिजन कर लेते हैं। 2010 में सपोज करें इसका आंसर है 9.4, 2011 में इसका आंसर है 0.7479, 2012 में इसका आंसर हम सपोज कर लेते हैं 0.85, इंडस्ट्रियल एवरेज पे हम जाकर देख लेते हैं तो वो है 0.75। अब डिसीजन लिखना है, तो डिसीजन में हम क्या लिखेंगे, पहला है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शन का मतलब है इंडस्ट्री से करना है हमने, इंडस्ट्री का है 0.75, हमारा क्या है 9479.85। ठीक है। यानी कि हमारा जो है, हम इंडस्ट्री के नियर टू हैं कह लें 0.75। ये भी एवरेज है, ये भी इसका एवरेज है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड बेंचमार्क बना लें इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करते हुए, तो ये हम गुड ना गुड कहेंगे ना पुअर कहेंगे, ये ओके है। टाइम सीरीज के मुताबिक भी ये देखो नियर टू है तीनों एक दूसरे के, तो तब भी ओके हैं, तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस भी ओके ही कंसिडर की जाएगी। ये तो हो गया सेकंड कैटेगरीज में एक्टिविटी। थर्ड कैटेगरी होती है डेट रेशियो। ठीक हो गया। ये डेट रेशियो हमें क्या बताती है, ये डेट रेशियो हमें किसी भी फर्म्स के बारे में ये बताती है कि हमारे टोटल एसेट कितने फाइनेंस हुए हैं। ठीक है। बाय द फर्म क्रेडिटर, यानी कि एक्सटर्नल ने कितने फाइनेंस कर दिए हैं। जब हम डेट रेशियो की बात कर रहे हैं तो देखो, मैंने कोई चीज खरीदनी है तो खरीदते हुए मुझे चीजें, दो ही तरीका कार है मेरी चीज खरीदने का। एक तरीका कार ये है कि मैं अपने पैसों से खरीद लूं, दूसरा मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं उधार ले लूं। तो मुझे ये देखना है, तो जो मैं पैसे उधार ले रहा हूँ वो मैं कोई एसेट खरीदने के लिए ले रहा हूँ ना, ऐसे ही है ना। चाहे मैं इन्वेंट्री खरीदूं चाहे मैं मशीन खरीदूं, वो दोनों क्या चीजें हैं, वो हमारा एसेट है। तो मुझे कोई बिजनेस में कारोबार उधार तभी लेता है जब उससे कोई एसेट परचेज करना पड़ता है। तो वो ये हमें रेशियो भी तो देखना पड़ेगी ना कि हमारी कितनी एबिलिटी है कि हमने कितने एसेट खुद खरीदे हुए हैं और कितने एसेट हमने जो है वो उधार वाले
फाइनेंस के थ्रू खरीदे हो। तो डेट रेशियो हमें ये बताती है। एक तो मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। जी बेटा जी। तो जी होगी स्क्रीन शेयर। तो बेटा डेट रेशियो का भी आपको पता चल गया। तो डेट रेशियो में जो सबसे पहली रेशियो होती है, जैसे उसे हम कहते हैं डेट रेशियो। अब मेरा सवाल क्या था कि कितने एसेट्स जो हैं कितनी लायबिलिटी के ऊपर हैं। तो टोटल एसेट डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब समझ आ जाएगी ना, टी एल का मतलब होता है टोटल एसेट, और टी ए का मतलब है टोटल, सॉरी टी एल का मतलब है टोटल लायबिलिटी, और टी ए का मतलब है टोटल एसेट्स। ठीक हो गया। अगर इसको हम देखें तो इसको भी मैं वही एग्जांपल के तौर पे 2010 में ये इसका आंसर हम लिखें कि 37% है, 2011 में हम इसका आंसर लिखें 44% है, 2012 में हम इसे अगर लिखें कि ये 46% है। तो एवरेज जो इंडस्ट्री की है वो कैसे चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है 40% के ऊपर। अब इसके मुताबिक आपका डिसीजन क्या होगा। अगर मैं देखूं 37, 44, 46, इसका मतलब ये है कि बहुत माइनस है। अच्छा, इस 37% का मतलब बताया क्या जाता है। इस 37% का मतलब ये है कि मेरे पास जितने टोटल एसेट हैं, उस टोटल एसेट में से 37% मैंने उधार लेकर एसेट खरीदे हुए हैं। 2011 में मेरे पास जितने टोटल एसेट थे उसका 44% मैंने उधार लेकर खरीदा हुआ है, बाकी मैंने अपने पैसों से। 46% 2012 में। और इंडस्ट्री वाले लोग क्या करें एवरेजली, वो एवरेज अगर इन दोनों में से मैं मार्केट बेंचमार्क फिर इसी को कंसिडर कर लूं, तो इसका मतलब है कि ये ओके है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। टाइम सीरीज के मुताबिक भी ये ओके है और ये ओवरऑल भी ओके। फिर उसके बाद बेटा अगर हम देखें, अच्छा इसके अंदर दो और हैं जिनको फिलहाल मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, वो मैं जब आप लाइव सेशन में आएंगे तब देखूंगा कि वो मुझे आपको पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। आप एब्जॉर्व कर लोगे तो मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद बेटा फोर्थ कैटेगरी होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब ये होता है कि ये हमें ये बताता है कि कंपनी में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो क्या है एज कंपेयर टू आवर सेल। ठीक है, ये तो नाम से पता चल रहा है। तो जो पहला इसके अंदर पढ़ाया जाता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नाम से ये डिवाइडेड बाय सेल। ठीक हो गया जी। बेटा एक मिनट, लैपटॉप चार्जिंग पे लगा। बेटा पहला था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को हम अगर कंसीडर करें कि 2010 में हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो 31% था, 2012 में हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो 33% था, 2000
पता, अच्छा सॉरी 11 खा गया। 2012 में हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो 32% था, और जो इंडस्ट्री के अंदर एवरेज चल रही है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट लेने की, वो 30% है। अब बताएं कि इस सिचुएशन में हम कहाँ पर लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेजुअली हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो टाइम सीरीज में वो बहुत माइनर सा चेंज है, तो हम इसे गुड भी कह सकते हैं, ओके भी कह सकते हैं टाइम सीरीज के मुताबिक। इंडस्ट्रियल एवरेज के मुताबिक हम इंडस्ट्रियल एवरेज के ऊपर ही खड़े हैं। अगर हम 32% को भी बेंचमार्क बनाए तो हम बहुत माइनर सा ऊपर हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमें एग्जैक्ट, क्योंकि प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन नहीं बताती, तो इसीलिए 2% या 3% या 10% तक भी, 15% भी तक अगर हमारा मार्जिन मार्केट से ज्यादा हो तो हम उसे अच्छा कंसिडर नहीं करते, हम उसे ओके कंसिडर करते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल के मुताबिक आप इसे लिखना चाहो तो ओके लिखोगे, और टाइम सीरीज पे ओके और गुड दोनों हो सकते हैं, और ओवरऑल आप इसे ओके ही लिखोगे। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब मैं इसको रिप्लेस कर दूं। अब क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या हमें बताता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें बताता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। ठीक है जी। बेटा आप याद रखो, चलो यहाँ पर लिखता हूँ दोबारा। सेल इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए सबसे पहले लिखा जाता है सेल। अब सेल मैंने लिख दी 1000, चलो 10,000 लिखी गई है। इसमें से अगर मैं लेस कर दूं, क्या कर दूं, सीजीएस, और वो सीजीएस में लेस की, वो मेरे पास कितनी हुई थी 10,000 में से 6,000। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, वो मेरे पास आ गया 4,000। इसमें से अगर मैं लेस कर दूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कि चीज को बनाते हुए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कि एम्प्लॉय की जो सैलरी दी, बिजली का बिल दिया, ये सारे अगर मैं माइनस कर दूंगा, वो सपोज मेरे एक्सपेंस हुए 2,000। ठीक है, वो 2,000 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो मेरे पास आ गया, ये माइनस में था, ब्रैकेट में लिखा जाएगा। जो चीज ब्रैकेट में लिखी जाए अकाउंटिंग में वो माइनस किया। 4,000 में से 2,000 माइनस किया, प्लस 2,000 का आ गया। इसमें से अदर ऑल एक्सपेंसेस माइनस, जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल अदर एक्सपेंसेस लिख लें आप फिलहाल, वो माइनस कर दें, वो हुआ मेरे पास, पोज कर रहे हैं 1,000 रुपया। तो ये मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना, 1,000 रुपया, जो हमें एक्चुअल में बचा है। ये आप समझ आया? ये देखें, सेल में से सीजीएस माइनस किया तो क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो उसने पहली प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हमसे क्या पूछ लिया कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, वो बता दिया। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का बता दिया, यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मैंने कितना किया, मैंने सैलरीज कितनी दी, मैंने वेजेस कितनी दी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कितने दिए, मैंने ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी चार्जेस कितने दिए, ये सारे मेरे चीज को डिलीवर करते तक, दुकान तक पहुंचाते तक जो एक्सपेंस हुए वो ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग के अलावा भी तो कुछ एक्सपेंस हुए होंगे ना, नॉन ऑपरेटिंग टाइप, तो वो कितने हैं? यानी कि मैंने अपने इस प्रॉफिट में से मैंने कुछ इंटरेस्ट देना था, जैसे मैंने कुछ कर्ज लिया हुआ था ना, ये देखो डेट रेशो 33, 44, 46%। तो मैंने इंटरेस्ट वगैरह भी पे किया ना इस साल पे। ठीक है, तो वो भी मैं उसे पेमेंट करूंगा कि नहीं करूंगा, तो वो पेमेंट देने के बाद भी हम उसे कह देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जहां मैंने लिखा है ना ऑल अदर एक्सपेंस, इसको नॉन ऑपरेटिंग भी लिखा जा सकता है। तो ये देखें, वो इसी तरह पूछता जा रहा है। पहले इसका पूछा, इसको हमने इस पे डिवाइड कर दिया, फिर उसने इसका पूछा, हमने इसके ऊपर डिवाइड कर दिया, फिर अब वो मुझसे आगे ये पूछेगा, मैं इसके ऊपर फिर डिवाइड कर दूँ। तो ये भी याद रह जाएगा बेटा आपको। मैं फिर इसको रेस कर लूँ।
अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देख लें तो अब आपको इस चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज और कंबाइनली पे कैसे करने हैं। तो ये वैसे भी बहुत आसान है, ठीक है। तो इसके बाद वो मैंने आपको बता दिया ना कि नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला क्या होता है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल। अच्छा, आपकी बुक में इसे नेट इनकम को उसने लिखा होगा अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स। तो जितने हमारी बचत होती है वो सब के सब अवेलेबल कॉमन शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं ना, कॉमन स्टॉक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। वो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के ऑनर होते हैं। तो जो नेट इनकम होती है वो क्या होती है? नेट इनकम का मतलब होता है जो हमें पैसा बचा है, प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट किन में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ऑनर्स के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स लिखा हो, स्टॉक होल्डर्स लिखा हो या नेट इनकम लिखा हो, एक ही बात है। तो आपको इसको नेट इनकम से ही याद रखना है, ठीक है बेटा। इसका भी वही क्राइटेरिया, क्या अगर अच्छा है, बेहतर है तो क्या है। फिर उसके बाद आ जाता है ईपीएस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। मैंने भी आपको लिखवाया ना, अवेलेबल अर्निंग अवेलेबल फॉर यानी कि नेट इनकम। चलें अब इस पे हम अर्निंग ही लिखेंगे क्योंकि इसकी डेफिनेशन ऐसी है, अर्निंग फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब जो शेयर इशू हो चुके हुए। अब देखो मैंने आप कुछ भी नहीं किया, मुझे जो पैसा बचा ये वो जो यहाँ पर नेट इनकम लिखा है, एक्चुअल में ये नेट इनकम ही है क्योंकि यहाँ पर अब मैंने ईपीएस लिख दिया है अर्निंग। तो वो उसका मुझे फिर इसको यहाँ पर भी अर्निंग ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, अर्निंग फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स, उसको डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग के कितने मेरे पास एक मैंने आपको बताया ना, वन पीस ऑफ पेपर, एक हिस्सा एक ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो वो नंबर ऑफ ऑनर्स के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पर ऑनर के हिस्से में कितना पैसा आया। तो इसे कहते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, जिसकी बेस के ऊपर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा होता है और देख रहा होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो मैं लिख रहा हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईपीएस, रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर भी क्या होता है कि सेम यही वाली बात, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड कर दो टोटल एसेट के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा? रिटर्न ऑन एसेट। कि ये जो आपको पैसों की बचत हुई है वो टोटल एसेट का कितना परसेंट है। कि मतलब मुझे अगर ऐसा हो कि मैं अपने टोटल एसेट को, फिक्स एसेट को, मशीनरी को, इक्विपमेंट को यूज कर रहा हूँ और उसे यूज करते हुए वो मेरे अगर एसेट की कीमत को भी पूरा ना कर पा रहा हो, ठीक है, तो क्या मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा? नहीं करूंगा ना। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी इसको भी देख रही होती है कि रिटर्न ऑन एसेट क्या है। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए ये तीन सबसे मेजर इंडिकेटर होते हैं। अगर आप रिसर्च पेपर्स भी पढ़ोगे तो उसके अंदर वो यही कैलकुलेट कर रहे होंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तीन इंडिकेटर्स। और ईपीएस को भी यूज किया जाता है। तो ये चौथा चार इंडिकेटर्स ले लें। यहाँ पर मैंने आपको इन्वेस्टमेंट नहीं पढ़ाना क्योंकि हम सिर्फ अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड कर दो कॉमन स्टॉक्स के ऊपर, इक्विटी है ना, इक्विटी कॉमन स्टॉक को ही कहते हैं। ये एसेट है तो इसे डिवाइडेड बाय एसेट कर दिया। ये अर्निंग पर शेयर है तो इसे नंबर ऑफ शेयर के साथ डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया जी प्रॉफिटेबिलिटी आपका क्लियर। इसमें कोई कंफ्यूजन हो? इन तीन की चारों की एग्जांपल इसलिए नहीं दी कि सेम जिस तरह प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो की एग्जांपल है सेम इसी तरह ये इसकी है। तो इसकी एक और एक लास्ट कैटेगरी रह गई है, इसको मैं रेस करके, फिफ्थ एंड लास्ट कैटेगरी इज मार्केट बेस्ड। क्या कहते हैं? मार्केट बेस्ड। तो इस मार्केट बेस के अंदर भाई हम ये मेजर करना चाहते हैं कि हमारी मार्केट में कितनी वैल्यू है। ये जितनी इससे पिछली आपने रेशोस पढ़ी है जरा गौर से सुनना, ये जितनी आपने चार कैटेगरीज के अंदर रेशोस पढ़ी हैं, लिक्विडिटी, एक्टिविटी, डेट, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी,
ये जितनी पढ़ी है ये आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल होती हैं आपने उसी से डाटा लिया और उसी में से उसे हल कर दिया। तो ये तो बुक वैल्यू की बेस है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डाटा लेकर किसी रेशो को कैलकुलेट करना, हम उसे कह रहे हैं कि हम बुक वैल्यू के मुताबिक उनकी रेशो को कैलकुलेट कर रहे हैं। जबकि हमने ये देखना है कि भाई साहब ठीक है, मान ली बात, मैंने तो अपने बुक्स में रखा कि मेरा जो शेयर है वो 2 रुपए का है, जबकि मार्केट में वो ट्रेड 2 रुपए का नहीं हो रहा होगा, वो मार्केट में 2 रुपए से ज्यादा का ट्रेड हो रहा होगा, वो 3 रुपए, वो 3 रुपए को मैंने कैसे मेजर करना है, वो एक्चुअल में वो मेरी ट्रू और सही वैल्यू तो मुझे मेरी मार्केट बताएगी ना। तो मार्केट, हम इसे कहते हैं, सबसे पहली जो हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं हम उसे कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। नाम से पता चल रहा है प्राइस टू अर्निंग। अर्निंग कौन सी? नेट इनकम। प्राइस किसकी? शेयर की। मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड कर दो ईपीएस के साथ, याद आया ईपीएस कैलकुलेट किस तरह हुई थी? अर्निंग फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। अब ये इसने ईपीएस ने आपको बुक वैल्यू बता दी। अब मैंने क्या किया, इस बुक वैल्यू के ऊपर मैंने क्या लिख दिया? मार्केट प्राइस पर शेयर के एक शेयर की मार्केट में कीमत कितनी है। यहाँ पर जो मेजर हुआ होगा ना वो किसके साथ हुआ होगा? बुक वैल्यू के साथ। ठीक है, तो इसी तरह दूसरी जो इसके अंदर होती है हम उसे कहते हैं मार्केट टू बुक रेशियो। मैंने जो सारा काम किया सेम यही वाली बात कि मार्केट प्राइस, अच्छा मार्केट प्राइस पर शेयर, शेयर की दो टाइप्स होती हैं, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक। तो हम सिर्फ यहाँ पर कॉमन स्टॉक की ही बात करते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक की बात होगी तो हमें बताएगा। डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया जी। ये सिर्फ मैंने आपको डेट के अंदर दो रेशियोज नहीं पढ़ाई। ठीक है, वो जब हम लाइव सेशन में आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, आपके क्वेश्चन साथ के साथ लेकर मैं आपको वो भी कवर करवा दूंगा। तो चलें उसी उसी की रेशियो का एक का नाम कवरेज रेशियो भी है। ठीक हो गया जी। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है, रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस के बारे में ये मैं आपको लेक्चर भेज देता हूँ और एक चैप्टर भेज देता हूँ, तो आपने इस चैप्टर को भी पढ़ लेना है, रेशियो को भी पढ़ लेना है। तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले रेशियो के क्वेश्चंस लेंगे और साथ में जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, उसके लिए भी क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा आज ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज।